हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मुस्कान स्पार्किंग स्टोरी पर। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़, क्योंकि अगर लाइक कमेंट नहीं करोगे तो वीडियो आगे और लोगों के पास नहीं जाएंगी, जिस कारण मेरे चैनल की रीच नहीं बढ़ेगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो यार, एक लाइक से कुछ नहीं जाता है प्लीज़। नैनीताल, रात के 10 बजे बज रहे थे। ठंड के मौसम में कोहरे की चादर ओढ़े अंधेरी रात में एक लड़की घने जंगल में तेजी से भागे जा रही थी और साथ साथ पीछे देख रही थी कि कहीं जो उसका पीछा कर रहे हैं वो पास तो नहीं आ गए। ठंड में भी उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। बेतहाशा भागने के कारण उसकी सांस भी फूलने लगी थी। उसके पैरों से चप्पल भी कहीं गिर गई थी। कपड़ों की हालत बिगड़ गई थी। जंगल इतना घना था, ऊपर से कोहरे के कारण हर जगह बस उसे धुआं दिख रहा था। कुछ भी साफ नहीं दिखने की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस रास्ते जाए, और ऊपर से उसे उन लोगों से भी बचना था जो उसके पीछे भाग रहे थे। प्लीज़ हेल्प मी, कोई है यहाँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, वो रोते हुए चिल्लाते हुए बोली। तभी उसके सामने दो आदमखोर भेड़िया आ जाते हैं। लाल आंखें, बड़े और खुखार दांत, बड़े बड़े नाखून। उनको देखकर लग रहा था कि वो बहुत दिन से इंसानी शरीर को खाने के लिए भूखे थे। उस लड़की के डर के कारण पैर वही लड़खड़ाने लगते हैं। वो हिम्मत करके पीछे की तरफ भागने की कोशिश करती है, पर जैसे वो पीछे मुड़ती है, पीछे भी दो आदमखोर भेड़िया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे और उसे देखकर मुंह से खुखार मार रहे थे। उस बेचारी लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। वो अपनी किस्मत को कोस रही थी जो वो यहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमने आए, और रास्ता भूलने के कारण अब वो इनके बीच फंस गई है। उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी भागने की, डर के कारण उसके पैर भी जवाब दे रहे थे। पर वो हिम्मत करके दूसरी तरफ से भागने की कोशिश करती है तो फिर कहीं से एक और भेड़िया कूद कर आ जाता है। अब वो 5-6 भेड़ियों के बीच में फंस गई थी। वो रोते हुए अपने चारों तरफ देखती है। उसके चारों तरफ भेड़िया उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। उस लड़की को लग रहा था कि आज उसका आखिरी दिन है, कोई नहीं बचा पाएगा उसको। वो हाथ जोड़ लेती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, कोई है प्लीज़ मुझे इन भेड़ियों से बचा लो, है भगवान मुझे बचा लो, वो रोते हुए बोलती है। कि तभी एक भेड़िया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो लड़की पीछे जाने लगती है। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। फिर भी वो अपने हाथों से खुद को पीछे कर रही थी और रोते हुए ना में गर्दन हिला रही थी। वो भेड़िया उसके बहुत पास जाता है, उसके मुंह से खुखार की आवाज आ रही थी। ये सब देखकर उस लड़की को डर से कपकपाहट छूट गई। वो इस कदर डर गई कि वो वही डर के कारण बेहोश हो गई थी। वो भेड़िया उस लड़की पर टूटने वाला था कि तभी एक भेड़िया आकर उसको दूसरी तरफ गिरा देता है। सब भेड़िया उसे देखने लगते हैं। उस भेड़िए को देखकर एक पल को सब भेड़िया डर जाते हैं। वो उन सबसे खतरनाक लग रहा था। सफेद रंग, भूरी चमकीली आंखें, बड़े बड़े दांत, शरीर भी बड़ा था। उसे देखकर साफ कहा जा सकता था कि वो बहुत पुराना भेड़िया है, कम से कम 100 साल से वो जिंदा है। वो भेड़िया गुस्से से खुखारता है और अपने नुकीले लंबे दांत दिखाते हुए उन सब भेड़ियों पर वार करता है। वो किसी को अपने नुकीले दांतों से काटता है तो किसी को अपने लंबे लंबे नाखून से नोचता है। वो एक उन 4-5 भेड़ियों पर भारी पड़ रहा था। उसकी भूरी आंखें उस वक्त बहुत डरावनी लग रही थी। इन सबसे अनजान वो लड़की वही बेहोश पड़ी थी। वो आदमखोर भेड़िया उन सब भेड़ियों पर भारी पड़ रहा था। वो एक एक करके सबको घायल कर देता है। तभी वहां पर एक और भेड़िया आता है। वो ये सब देखकर हैरान था। जल्दी से वो इंसानी रूप में आता है। सांवला रंग, काली बड़ी आंखें, थोड़े लंबे बाल जिसकी उसने चोटी की हुई थी। लंबाई 5 फुट थी। चेहरा बिल्कुल परफेक्ट था, साफ जो लाइन थी, पतले होंठ, लंबी नाक। वो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था। चांद की चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था। वो लड़का उस भेड़िए को रोकने की कोशिश करता है, पर उस भेड़िए पर जैसे आज खून सवार था। वो कुछ ही वक्त में उन सब भेड़ियों को खून से लटपट कर देता है और एक नज़र उस बेहोश लड़की को देखता है और फिर उस लड़के की तरफ देखकर वहां से तेजी से भाग जाता है। ठंडी पूरे चदर में वो भेड़िया उस घने जंगल में कहाँ खो जाता है पता नहीं चलता है। वो लड़का उस लड़की के पास आता है और अपने घुटनों के बल बैठकर उस लड़की के चेहरे को देखने लगता है। दुबचा गोरा शरीर, बड़ी बड़ी घनी पलकों वाली आंखें, बेदाग गोल नाक, नक्श वाला चेहरा मासूम लग रही थी। लंबे काले घने बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे। चांदनी रात में उसके चेहरे पर चांद की चमक साफ पड़ रही थी और उसमें उसका चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। वो लड़का उस लड़की को अपनी गोद में उठाता है और उसे जंगल से थोड़ा बाहर लाकर एक पत्थर पर लेटा देता है जहां लोगों का आना जाना लगा रहता था, और वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद उस जगह कुछ लड़के लड़कियां उस लड़की को ढूंढते हुए आते हैं।
ये देखो मैडम यहाँ सोई हुई है और हम लोग कितना परेशान हो रहे थे इसके लिए। एक लड़का उस लड़की को देखते हुए बोला। कौन है? अब बातें करोगे या इसे उठाओगे भी? दूसरी लड़की उस लड़के से बोली। शानिया, शानिया, उठो शानिया। वो लड़की उसके हाथ को हिलाते हुए बोली। कौन है? बचाओ बचाओ मुझे भेड़ियों से। शानिया नींद में बड़बड़ाते हुए बोली। शानिया उठो, देखो यहाँ कोई भेड़िया नहीं है। वो लड़की फिर उसको जगाते हुए बोली। शानिया अपनी आंखें खोलती है और डर के मारे इधर उधर देखती है। ये मैं कहाँ हूँ और वो भेड़िया कहाँ गए? भेड़िया? लगता है ये पागल हो गई है। विपिन नाम का लड़का उसका मजाक बनाते हुए बोला। ये तुम क्या बोल रही हो शानिया? भेड़िया यहाँ कैसे आ सकते हैं? युवराज, जो कि शानिया का अच्छा दोस्त भी था और उसे पसंद करता था, वो उसे समझाते हुए बोला। युवराज, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने भेड़ियों को देखा है। शानिया डरते हुए बोली। अच्छा ठीक है, ये सब बातें हम कैंप में जाके भी कर सकते हैं शानिया, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, रात बहुत हो गई है। नियति ने शानिया का हाथ पकड़ते हुए बोली। हाँ चलो। सब वहाँ से जाने लगते हैं। सब आगे चल रहे थे और शानिया पीछे मुड़कर एक बार उस घने जंगल को देखती है और वो मन में बोलती है, मैंने कोई सपना नहीं देखा था, सच में मैंने भेड़ियों को देखा है, पर इन लोगों को बताऊंगी तो यकीन नहीं करेंगे। फिर वो आगे देखते हुए जल्दी से अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती हैं। नैनीताल का जंगल जो बहुत ही बड़ा और घना था, अगर सुबह कोई देखे तो उसे इसे सुकून और सुंदर जगह कहीं और नहीं मिलेंगी, पर वही कोई अंधेरी काली रात में इस जंगल में आ जाए तो उसके डर के कारण जान भी जा सकती है। आज फुल मून रात थी, इसलिए चांद की चांदनी पूरे जंगल को चमका रही थी, पर फिर भी घने जंगल की खौफ कम नहीं हुई थी। बड़े घने पेड़, जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें, लोमड़ी की आवाज जो इस जंगल को और डरावना बना रहा था। वहीं उस घने जंगल के बीच में एक बड़ी सी पुरानी हवेली बनी थी जो कुछ 80 फीट में फैली हुई थी और उसके बाहर बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा था, वेलकम माय हिल मैंशन। वो हवेली उस जंगल में और भी डरावनी लग रही थी, असल में वो डरावनी थी भी। काली रंग से रंगी वो हवेली को कोई इस वक्त देख ले तो उसकी सांसें बाहर आ जाए। हवेली के बाहर बहुत से गार्ड खड़े थे और कुछ गार्डन में भी इधर उधर घूम रहे थे। हवेली में बहुत सन्नाटा था, या ये कहें कि अनहोनी से पहले की ये शांति थी। वहीं उस हवेली की कमरे की बालकनी में एक परछाई दिखाई देती है। पहले वो परछाई एक भेड़िए जैसी दिखती है, पर कुछ देर बाद वही परछाई एक इंसान बन जाती है। उस आदमी की लंबाई 6.2 इंच, हल्का सांवला रंग, सफेद और हल्के भूरे बाल, आंखें हनी रंग की, फेस पर जो लाइन, कुल मिला के पूरा लुक उसका किसी हॉलीवुड के हीरो से कम नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग सी खौफ नजर आ रही थी, जितनी बड़ी और प्यारी आंखें थी उसकी उतनी ही डरावनी भी थी। गुस्से से उसकी आंखों से लाल लावा जैसे बाहर निकल रहा हो। चांद की रोशनी में भी वो बहुत सुंदर लग रहा था। उसने चांद की तरफ जैसे देखा उसकी आंखें लाल हो जाती है, गुस्से से उसकी आंखें लावा निकाल रही थी। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। वहीं उसके दांत बड़े होने लगते हैं और बाहर आने लगते हैं। उसके हाथ के नाखून लंबे और नुकीले बन जाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो आधा इंसान और आधा भेड़िया एक जोरदार खुखार मारता है जिससे पूरा जंगल खौफ के मारे हिल पड़ता है। वहीं इस आवाज से हवेली भी पूरी हिल गई थी और उस इंसान की आवाज सुनकर उस कमरे के नीचे खड़ा इंसान ऊपर उस कमरे की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, लगता है आज किंग बहुत खुश है या बहुत गुस्से में है। उनकी आवाज से कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वही जाने कि उनके दिल में क्या है। ये बोलते हुए वो इंसान जल्दी से बोला, दिल नहीं, दिल नहीं, उनके पास तो दिल ही नहीं है, जो होगा वो दिमाग पर होगा। डॉट 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 डॉट। सुबह की पहली किरण होते ही एक हॉस्टल के कमरे में एक 20-21 साल की लड़की सो रही थी। उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ने से उसका चेहरा बहुत सुंदर लग रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। और एन 20। तभी वहां दूसरी लड़की आती है और वो उसे देखते हुए बोलती है, और ZW, लो इनको देखो मैडम अभी तक सो रही है। यार शानिया कब तक सोगी, अब उठ भी जाओ। यार क्या है, क्यों परेशान कर रही है, वैसे भी मैं रात भर सो नहीं पाई थी, मुझे सोने दो। शानिया पिलो को अपने कान पर रख लेती है और दूसरी तरफ होकर सो जाती है। वो लड़की उसके मुंह पर से पिलो हटाते हुए बोली, क्यों, रात भर क्या तू कुश्ती लड़ रही थी जो सो नहीं पाई? नहीं यार, मुझे डर लग रहा था इसलिए रात भर नींद ही नहीं आई। सानिया उठकर बैठी हुई बोली। है आखिर कौन सी चीज है जो सानिया अग्रवाल को डरा दे, जरा मैं भी तो सुनूं। वो सानिया के पास बैठे हुए बोली। अरे वही भेड़िया यार, सानिया उसको देखते हुए बोली।
तो फिर चालू हो गई। यार तुझे कितनी बार बोला है, ये तेरा दिल का वहम है, भेड़िया वहां नहीं था। वो लड़की जिसका नाम तनु था वो बोली। अच्छा चल मार लेती हूँ कि भेड़िया वही था, मगर तू ही बता, अगर भेड़िया वहां होता तो क्या वह तेरी मम्मी का जमाई लगता था जो तुझे छोड़ देता? अरे पागल, वो तुझे कच्चा खा जाता समझी। तनु अपने दोनों हाथ हिलाते हुए बोली। तनु के मुंह से जमी सुनते ही सानिया गाल गुलाबी होने करने लगती है। सानिया को ब्लश करते देखा तनु हैरानी से बोलता है, तू पागल हो गई है क्या जो ब्लश कर रही है? वो अपनी हल्की मुस्कान दबाते हुए सानिया कहती है, नहीं, अब मेरी मम्मी का जमाई मेरा हस्बैंड ही तो हुआ, तो मैं क्या ब्लश नहीं करूंगी? मुझे तो लगता है तू जंगल में सर के बल गिर गई है जो एक भेड़िए के लिए ब्लश कर रही है। और वहां से जाते हुए तनु बड़बड़ाते और एनबीस हुए कहती है, खुद भी लेट होगी और मुझको भी लेट करेगी। यार तनु, तू मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करती हो? सानिया परेशान होते हुए बोली। हाँ हाँ चल ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तू खुद भी देर करेगी और मुझे भी देर करवाएगी, हमें जल्दी से दिल्ली के लिए निकलना है। ये बोलकर तनु तैयार होने लगती है और सानिया मुंह बना लेती है। इधर वेलकम माय हेल्प मेंशन में 2-3 लोग अपने घुटनों पर बैठे डर से कांप रहे थे। उनकी हालत बहुत खराब थी, किसी के मुंह से खून निकल रहा था तो कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा थी। सर प्लीज, इससे अच्छा है आप हमें मार दीजिए, किन के हाथों से नहीं मरना है। क्या मेरा बस चलता मैं तो तुझे खुशी खुशी मार देता, पर क्योंकि ऑर्डर है कि वही काम खुद अपने हाथों से करना चाहते हैं। सामने खड़े लड़के ने उसे इंसान को घूरते हुए बोला। सर प्लीज, हमसे गलती हो गई सर प्लीज, वह लोग गिड़गिड़ाते हुए बोले। तभी वहां से कुछ दूर से दहाड़ने की आवाज आती है और सब समझ जाते हैं कि उनका वुल्फ किंग आ गया है। वहां जमीन पर बैठे लोगों की रूह कांप जाती है क्योंकि उनको पता चल गया था कि उनकी मौत नजदीक है। उन लोगों को एक काली परछाई अपनी तरफ आते हुए दिखती है जो देखते देखते एक भयंकर काले लिबास वाले इंसान का रूप ले लेती है। वुल्फ किंग के पीछे 2 और भेड़िया चल रहे थे, वे भी एक भयंकर काले लिबास पहने इंसान बन जाते हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि एक रक्षक के पीछे 2 राक्षस चल रहे हैं। वहां बैठे लोगों में से एक ने उनको देखते ही वही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाकी साथी उस मरे हुए इंसान को देखकर हैरानी और डर से देखते और मन में सोचते हैं कि इसको कितनी आसान मौत मिल गई। उन लोगों को भी उसके जैसी मौत चाहिए जो अब इन लोगों को नामुमकिन जैसा लग रहा था। सबसे आगे चल रहा इंसान जल्दी से जाकर अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। वह सिंहासन असली शेर की खाल से बना था, उसे देखकर पता चल रहा था कि वह किसी खास के लिए ही बना है। सबसे आगे चल रहा इंसान जल्दी से आकर अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। वो सिंहासन असली शेर की खाल से बना था, उसे देखकर पता चल रहा था कि वह किसी खास के लिए ही बना है। सिर्फ इंसान की आंखें देखकर ही वहां खड़े हर इंसान की रूह अंदर तक कांप जाती है। उसकी आंखों में गुस्से के कारण खून सवार था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको छूने की? उसे इंसान की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है। सबसे आगे बैठा इंसान अपना सर झुकाए डर से बोल, किंग हमें माफ कर दीजिए। किंग, हमें नहीं पता हमें क्या हो गया था, उसे वक्त हमें खुद पर कंट्रोल नहीं था और हमें खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है, और आप जानते हैं कि हम लोग इंसान पर हमला नहीं करते हैं। ये बात सुनकर किंग जोर जोर से हंसने लगता है। वो अपने सिंहासन से उठ जाता है और धीरे धीरे उन लोगों के पास जाता है। सबसे पीछे बैठे इंसान की गर्दन को पकड़ता है और अपने नुकीले नाखूनों से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तभी हंसते हुए किंग बोलता है, बहुत खूब, तुम जैसे 2 कौड़ी के भेड़िया मुझे किंग को घूरेंगे? कब से यह भेड़िया मुझे घूरे जा रहा था, अब तो घूरने के क्या देखने के भी लायक नहीं रहा। आगे बैठे लोगों की डर से जान निकली जा रही थी। अब उन लोगों को बचाने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी। जो किंग इतनी देर से हंसे जा रहा था वह चिल्लाते हुए बोला, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को छूने की? हमें माफ कर दीजिए किंग, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप उसको जानते हैं। हमें माफ कर दीजिए कि हम पर तरस खाए। गलती तो की है ना, अब सजा भी मिलेगी। अब ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी आने वाली वीडियो की भी रुकावट जाएगी। किंग अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ देखा है। वो लोग किंग की आंखों का इशारा देख के समझ जाते हैं और अपना सर नीचे करके पीछे हो जाते हैं और अपने आदमियों की तरफ देखा है जो पूरी हवेली में पहले होते हैं और उनकी तरफ इशारा करता है। उनमें से 10 लोग आते हैं और उनमें बच्चे 3 लोग पर टूट पड़ते हैं। कुछ देर बाद उन लोगों की दर्द भारी चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगती है। कुछ देर तक ऐसे ही उन लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं और अचानक से बंद हो जाते हैं। वो 10 लोग उन लाश पर से दूर हटते हैं तो उनकी हालत देखकर किसी आम इंसान का दिल दहल जाए। ऐसी दर्दनाक दृश्य देखकर उसे इंसान की रूह शरीर से निकल जाए, पर वहां खड़े लोगों की आंखों में कोई भावना नहीं दिखती है। वहां की हालत देखकर किंग एरोगेंट आवाज में बोलता है,
अब तमाशा क्या देख रहे हो तुम लोगों ने मुझे इतना बुरा समझ कर रखा है कि मैं ऐसा दृश्य देखूंगा। अब जाओ जल्दी से ये सब साफ कर दो, मुझे खून देखकर डर लगता है। वो अपनी आंखों पर चश्मा लगाते हुए बोला। फिर वो वहां से उठ जाता है और अपने कमरे में जाते हुए रुक जाता है और हल्का मुड़ते हुए धीरे से बोलता है, 1 कप बल्ब जल्दी से मेरे कमरे में ले आओ। किंग के पीछे जो 2 लोग खड़े थे उनमें से एक ब्लड लेने चला जाता है और एक कहता है, हाय मेरे किंग कितने मासूम है, खून देखकर डर जाते हैं पर खून पीने में मजा आता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सुबह दिलदार और डीपीएस यूनिवर्सिटी, काल्पनिक नाम, उसे कॉलेज के चारों तरफ बहुत चहल पहल थी। कॉलेज बहुत बड़ा था, कुछ बच्चे क्लास अटेंड कर रहे थे, कुछ बच्चे गार्डन बैठे थे और कुछ बच्चे कैंटीन में थे। उसी कॉलेज के एक क्लास में 5 लोगों के ग्रुप में से एक लड़की बोली, ये सानिया अभी तक क्यों नहीं आई, ये खुद भी लेट करती है और तनु को भी लेट कराती है। तभी इस ग्रुप में से दूसरा लड़का बोलता है, हाँ ज्यादा लंबी नींद तो लेगी तभी अपने सपने में उस भेड़िए को देख पाएगी। ये बोलकर वो हंसने लगता है और उसको देखकर सब हंसने लगते हैं। तभी उसे लड़के को पीछे से एक लाख जोर से आगे पड़ती है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है और मुंह के बाल गिर जाता है। वो अपना मुंह उठाकर गुस्से में अपने दोस्तों को देखा है जो उसके आगे खड़े थे और उसको गिरते हुए देखकर साइड होकर हंस रहे थे। जो लड़का जमीन पर गिरा था उसका नाम तरुण है। वह एक ऐसा लड़का है जो मस्त मोला ईशान है। उसकी एक आदत है कि भले ही उसको कोई बात पता हो या ना हो पर फिर भी दांत फाड़कर हंसने लगता है। वो जिन 2 लड़कों को घर कर देख रहा था उनमें से एक लड़का अपने दांत दिखा देता है, तरुण उठना है। वो अपने कपड़े साफ करते हुए उस लड़के को घूरते हुए बोलता है, ये कोलगेट का ऐड कहीं और कर जाके। तभी वो लड़का हंसते हुए बोलता है, नहीं भाई मैं कोलगेट कहाँ, पतंजलि दंतकांति यूज करता हूँ। तरुण उसकी गर्दन में अपने हाथ डालते हुए दांत पीसते हुए बोला, साले पहले गिरते हुए बचाता नहीं है और फिर गिरने के बाद उठाया भी नहीं और अब दांत फाड़ते हुए बता रहा है कि कोलगेट नहीं पतंजलि दंतकांति यूज करता हूँ। तेरी ये दांत ही तोड़ देता हूँ ना। ये बोलकर तरुण की गर्दन को टाइट पकड़ लेता है। तभी वो लड़का उससे दूर होते हुए बोला, भाई यार मेरा भाई हट गया था इसलिए मैं भी है गया। तू जानता है ना कि जो मेरा भाई करता है वही मैं करता हूँ। तेरे भाई का तो समझ आता है क्योंकि उसको किसी का टच पसंद नहीं, पर तू तो पूरा टाइम मेरे सर पर बैठा रहता है तब तुझे समझ नहीं आता कि तेरा भाई जब मेरे सर पर नहीं बैठता है तो तू क्यों बैठता है। तरुण गुस्से में उसे घूरते हुए बोला। यह वीर है जो तरुण के उल्टे पलट कामों में साथ देता है, पर जब तरुण का साथ देना होता है तो पीछे हट जाता है। इसे आप थाली का बैगन भी बोल सकते हैं। इससे उल्टा है इसका बड़ा भाई जय, जिसका नेचर बिल्कुल शांत है। वह बहुत काम बोलता है। वैसे इस ग्रुप में इसका कोई काम नहीं है पर इसको इस ग्रुप में घसीट लिया गया है। ये वीर से 5 मिनट बाद है तभी भी इसको बड़ा भाई मानता है। जय इस ग्रुप में रहना नहीं चाहता था पर जब से उसने तनु को देखा है तब से वो इस ग्रुप में रहने लगा है। अब जब इतनी बातें हो ही गई है तो अब जरा ये देख ले कि लात मारी किसने है, जिसको जय उतनी देर से एकटक देखे जा रहा था। ये तनु ही है जिसे जय तब से बिना पलके झपकाए देखे जा रहा है। वो लात किसी और ने नहीं बल्कि तनु ने मारी थी। तरुण अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, आहा क्या मारा है, ऐसा लग रहा है कि सारी शरीर की हड्डी टूट गई है। वैसे किसकी हिम्मत हुई तरुण को मारने की। इतना ही बोल पाया था कि पीछे से आवाज आती है, मैंने मारा था, क्या कर लेगा। जय तो पहले से तनु को ही देख रहा था। वीर और तरुण भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तनु और सानिया उनके पीछे खड़ी थी। तनु गुस्से से तरुण को घूर रही थी, वही सानिया चुपचाप अपने दुपट्टे के किनारे को अपने हाथ की एक उंगली में घुमा रही थी। तनु तूने मुझे याद क्यों, मेरी पागल हो क्या। तरुण गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला। अच्छा मैं पागल हूं तो तू क्या है, क्या बकवास कर रहा था सानिया के बारे में तू। तनु गुस्से से तरुण को घूरते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं यार, मैं क्या बोलूंगा सानिया के बारे में। तरुण हकलाते हुए बोला, गलत बात है, किसी के पीठ पीछे उसका मजाक नहीं बनना चाहिए और सानिया हमारे दोस्त है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तनु तरुण को अच्छे से सुनती है। वही सानिया की आंखों में आंसू थे। सानिया बहुत सीधी सादी लड़की थी। वो जल्दी किसी के साथ बात नहीं कर पाती थी पर जब करती थी तो फिर रुकती नहीं थी। सानिया एक अनाथ थी, उसका अपना कहने के लिए बस उसके पास तनु थी। सानिया इतनी सीधी थी कि अगर कोई उसे कुछ बोल देता है तो वो उसकी बात का जवाब नहीं देती है, बस चुपचाप रो लेती है। पर वही तनु सानिया से अलग है, वो लड़ना जानती है और मारना भी जानती है। तनु की बात सुनकर तरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सानिया की तरफ देखते हुए बोला, मुझे माफ कर दो सानिया यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था तुमको मेरी बात बुरी लग जाएगी, सॉरी सानिया। कोई बात नहीं तरुण, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, सानिया मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली। तभी कॉलेज के माइक पर अनाउंसमेंट होती है कि सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को हाल में बुलाया है।
अनाउंसमेंट सुनकर सब लोग हैरान और कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वीर कुछ सोचते हुए बोलता है, अब प्रिंसिपल को क्या हो गया है, इनका क्या दिक्कत आ गई? अब ये तो जाकर पता चलेगा यार, चलो चलकर देखते हैं कि क्या मैटर है। जय सब की तरफ देखते हुए बोला और वहां से जाने लगता है। सबने हमें सर हिला दिया और उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। सब लोग हाल में आ जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वहां पर कॉलेज के प्रिंसिपल और कुछ टीचर स्टेज पर आते हैं। प्रिंसिपल माइक लेते हुए बोले, हम जानते हैं कि आप सब यही सोच रहे हैं कि हमने आप लोगों को अचानक से यहाँ क्यों बुलाया है। डियर स्टूडेंट्स, आप सब तो जानते हैं कि यह ईयर आप सबका इस कॉलेज में फाइनल ईयर है और कॉलेज के बाद कुछ बच्चे जॉब के लिए बहुत सी कंपनियों में अप्लाई करेंगे और इसी चीज़ में हम आप सबकी मदद करना चाहते हैं। हम आप स्टूडेंट को बताना चाहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी कंपनी WK कंपनी की कुछ वैकेंसी आई है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए वो हमें अपना नाम लिखकर, और हमें ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि WK कंपनी आप लोगों के लिए बेस्ट है कि नहीं, ये सब जानते हैं कि एशिया की नंबर 1 कंपनी WK कंपनी सबसे बेस्ट कंपनी है। हम कुछ देर में आपको फॉर्म दे देंगे। जो बच्चे जिस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वह उसे फॉर्म पर टिक लगा दे। हम कुछ दिनों में आप सभी के फॉर्म WK कंपनी को दे देंगे। इतना बोलकर प्रिंसिपल और टीचर वहां से चले जाते हैं। प्रिंसिपल की बात सुनकर वहां खड़ा हर स्टूडेंट बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उनको जॉब ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उनके पास खुद चलकर जॉब वैकेंसी आई है तो वो यह मौका क्यों छोड़ना चाहेंगे। यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जय कुछ सोचते हुए बोला। तुझे तो हमेशा हर अच्छी चीज़ में गड़बड़ी लगती है, अब इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, तू बता हमें। अगर जॉब वैकेंसी खुद आ रही है, मिल रही है, तो इसमें क्या गड़बड़ होगी यार। ये तो हम लोग के लिए अच्छा है, ना कि हमें ठोकर नहीं खानी पड़ेगी जॉब के लिए। तरुण जय को घूरते हुए बोला, हाँ यार मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को, पर तुम ही सोचो, मतलब इतनी बड़ी कंपनी की वैकेंसी हम लोगों के लिए बिल्कुल ऐसे ही दे देंगे क्या? कुछ तो बात है ना, कुछ गड़बड़ इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने सुना है कि इस कंपनी में जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत रेयर लोगों को मिलती है। जो बाहर से ग्रेजुएट होते हैं ये बड़ी बड़ी डिग्री लेकर आते हैं। जय अपने कन्फ्यूजन को सबके सामने रखता है। यार तू अपनी बकवास बंद कर, अगर तुझे इतना ही इस कंपनी पर डाउट है तो तू फॉर्म मत भर, पर मैं तो जरूर करूंगा क्योंकि मुझे इतनी अच्छी कंपनी में जॉब मिल रही है, वह भी ठोकरें ना खाए हुए। मैं तो जरूर करूंगा, तुझे नहीं भरना तो मत भर। और तुम लोग बताओ यार, तुम लोगों को भरना है कि नहीं भरना है? तरुण जय की बात सुनकर इरिटेट होते हुए बोला। तरुण की बात सुनकर सब लोग हाँ में सर हिला देते हैं। जय को भी लगता है ठीक है भर देते हैं फॉर्म, जॉब लगी तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो अपनी किस्मत का दोष होगा। कुछ देर बाद कॉलेज का स्टाफ कंपनी के फॉर्म लाता है और सबको डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। फॉर्म देखकर सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो किस पोस्ट पर अप्लाई करें, क्योंकि उसमें 10 पोस्ट दी गई थी। तरुण फॉर्म देखते हुए बोला, यार दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन से पोस्ट पर अप्लाई करूं। तरुण की बात सुनकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस पोस्ट पर अप्लाई करें। इधर दूसरी तरफ दिल्ली की सबसे बड़ी एक बिल्डिंग के 25th फ्लोर पर एक आलीशान ऑफिस था, जो इतना बड़ा था कि अगर उसमें कोई पार्टी ऑर्गेनाइजर की जाए तो 10,000 से ज़्यादा लोग आराम से आ सकते हैं। पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा था कि बाहर से सिर्फ आपको शीशे की खिड़की ही दिखेगी, पर अंदर बैठा या खड़ा इंसान आपको अच्छे से देख पाएगा। उस बिल्डिंग से पूरी दिल्ली दिखती थी। उसी ऑफिस में ब्लैक रंग का ऑफिस सूट पहने एक आदमी, जिसकी उम्र कुछ 30-31 साल की लग रही थी, वो खिड़की से बाहर दिल्ली शहर को अपनी सख्त आंखों से घर रहा था। तभी वहां एक दूसरा आदमी ऑफिस के अंदर आता है। वो उसे इंसान की पीठ को देखते हुए बोला, ऐस जैसा आपने कहा था हमने वही किया है, हमने उस कॉलेज में जॉब के लिए ऑफर भेज दिया है। वो इंसान जो खिड़की के सामने खड़ा था वो उसे आदमी की तरफ मुड़ जाता है। वो एरोगेंट आवाज में बोलता है, गुड, वैसे तुमको क्या लगता है कि वो आएगी? वैसे जो मैंने तुम्हें दूसरा काम दिया था वो तुमने पूरा किया। वो आदमी अपनी डेस्क पर बैठते हुए बोला, जी ऐस आपने जो कहा था वो भी हो गया। वो इंसान जिसका नाम विक्की उर्फ वक्त रावत था, वो उसे कोई फाइल देता है। नाम सानिया अग्रवाल, माँ बाप नहीं है, एक अनाथ आश्रम में बड़ी हुई है। उम्र 20-21 साल। वो अपनी दोस्त तनु के साथ रहती है। ऐस और कुछ ज्यादा नहीं मिला इसके बारे में। विक्की ऐस को देखता है। इसका चेहरे से पता करना मुश्किल था कि वो अभी क्या सोच रहा है। गुड, अब तुम जा सकते हो, वो आदमी कुछ सोचते हुए बोला। ओके चीफ, ये बोलकर विक्की वहां से चला गया। ये अधिकांश सिंह शेखावत उर्फ SWK कंपनी के CEO। इनकी कंपनी एशिया की नंबर 1 कंपनी में से एक है। इनके बारे में ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता है कि कौन है, इनके माता पिता कौन है और ये कहाँ से आए।
कुछ 20 साल पहले इन्होंने अपनी ये कंपनी शुरू की थी। रातों रात ये कंपनी मार्केट में आ गई थी। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए थे कि रातों रात ये कंपनी मार्केट में कहाँ से आ गई थी। अधिकांश कुछ सोचते हुए बोला, तो तुम आखिरकार आ गई जान। तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मेरी बारी है। पिछली बार तो मुझसे गलती हो गई थी, पर इस बार नहीं होगी। इधर सानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो जॉब करे या ना करे। यही सब सोचते हुए वो अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी कि तभी वहां पर तनु आती है। क्या हुआ, ऐसे क्यों नाच रही हो इधर से उधर? तनु उसे देखते हुए बोली, यार तुमको तो पता है ना, मैं एक एनजीओ शुरू करना चाहती हूँ। मैं अनाथ बच्चों की और बुरे लोगों की मदद करना चाहती हूँ जिन्हें उनके ही परिवार वाले छोड़ देते हैं। मेरे साथ जो हुआ मैं और किसी के साथ नहीं होने देना चाहती हूँ। मुझे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, यहाँ तक कि जिस अनाथ आश्रम में बड़ी हुई वहाँ भी मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया, कोई ना दोस्त था ना कोई अपना। ये सब बोलते हुए सानिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू बाहर नहीं लाती है। वो वैसे ही बोली, अगर मैंने जॉब की तो शायद मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगी। सानिया की बातें सुनकर तनु उसके पास आती है और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, पागल हो क्या, रो क्यों रही हो? और जॉब करने से तुम अपने सपने को कैसे भूल जाओगी? हाँ अरे पागल, पता इस जॉब से तुम्हारा वो काम भी हो जाए। कैसे? सानिया बड़ी मासूमियत से बोली। सानिया की बातें सुनकर तनु के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि कोई इतना मासूम और सीधा होगा। तनु उसके कानों में कुछ बोलती जिसे सुनकर सानिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। डॉट 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 अल्पविराम डॉट 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 डॉट। रात के 11 बजे इधर नैनीताल में वही जंगल में एक चमगादड़ उड़ रहा था। वैसे ये जंगल है तो जायज़ सी बात है, यहाँ चमगादड़ और भी जीव जंतु मिलेंगी, पर यह चमगादड़ कुछ अलग था। ये और चमगादड़ से बड़ा था और इसकी आंखों से लाल लावा जैसी आंखें थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी भाव दिख रहे थे। वो चमगादड़ उड़ रहा था कि उसके पीछे कुछ और चमगादड़ आ जाते हैं। वो भी उसी चमगादड़ की तरह लग रहे थे। उसको देखकर लग रहा था कि वो इन सब का लीडर है। वो आगे उड़ रहा था और वो लोग उसके पीछे उड़ रहे थे। वो सब वही जंगल में उड़ते हुए एक हवेली के सामने जाते हैं और कुछ दूर पर जमीन पर आ जाते हैं। वहां ज्यादा अंधेरा होने के कारण कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद वहां कुछ इंसानों की परछाई दिखती है। एक पैर घुटने के बल रखा हुआ होता है और एक हाथ जमीन से लगा होता। उन सबका सर नीचे झुका होता है। उन चमगादड़ में से आगे वाली एक लड़की बन जाती है और पीछे 3 लड़के बन जाते हैं। काले रंग के कपड़े पहने वो लोग सामने हवेली को देख रहे थे। लड़की ने काले रंग की हुडी और काले रंग की जिस पैर में ब्लैक बूट पहने थे, उसने हुडी की कैप ऊपर डाल रखी थी जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसके लाल होंठ दिख रहे थे। वहीं उसी की तरह पीछे खड़े लड़कों ने भी यही हुलिया बनाया था। वो सामने काले रंग की हवेली को देखे जा रहे थे जहां पर बहुत सारे गार्ड बाहर और अंदर पहरा दे रहे थे। उस लड़की ने हवेली के बाहर लगी नेम प्लेट को देखा जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वेलकम माय हिल मिशन। ये पढ़ते ही उस लड़की के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से बोली, हेल तो मैं कर दूंगी तुम्हारी जिंदगी किंग। ये बोलकर वो और उसके पीछे खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो हंसते हुए रुकी और फिर दांत पीसते हुए नफरत भरी आवाज में बोली, मैं आ गई हूँ किंग, वापस 100 साल पहले जो हुआ था उसको मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी, और वो भी आ गई है जिसका तुम्हें 25 सालों से इंतजार था। अब देखती हूँ कि तुम उसको कैसे पहचानते हो। ये बोलकर वो सब फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। आखिर कौन है ये लड़की और ये किसकी बात कर रही है? और क्या हुआ था 100 साल पहले? और ये कौन है ये किंग? क्या अधिकांश सानिया से मिल पाएगा? और क्या सानिया जॉब करेगी? और तनु ने क्या कहा था सानिया के कान में? ये सब जाने के लिए पढ़ते रहिए इश्क की एक दास्तां, अ स्टोरी ऑफ वुल्फ किंग। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।